गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा आप सब लोग? तो अभी समय आ चुका है, हमारी एग्जाम बिल्कुल पास आ चुकी है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आपका डीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा स्वागत है। आज जो हमका आपका रिसेंट जो पेपर हुआ है उसका पेपर का डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो यहाँ से क्लियर कर सकता है, ठीक है? तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जूलॉजी के अंदर। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, 136 स्टेटमेंट फर्स्ट है, लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। तो बेटा अगर मैं बात करूं, स्टेटमेंट हमारा सही है। लिम्फ आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को कैरी करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैव नो लार्ज प्रोटीन एंड आरबीसी। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही जाएगा। आप याद करो, हम बोलते हैं कि लिम्फ के अंदर केवल और केवल डब्ल्यूबीसी आती है और साथ में स्मॉल प्रोटीन्स आती है, लार्ज प्रोटीन जो है कैपिलरी से नहीं निकल पाती। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही जाएगा। तो बेटा इसमें आंसर फर्स्ट चला जाएगा। ये स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है हमारे करेक्ट। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। हमें गलत स्टेटमेंट बताने हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो PO2 इज मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन। कहा गया है कि भाई CO2 की जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है PO2। बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाएगा। हम चार फैक्टर ही लेते हैं, PO2, PCO2, H प्लस और टेम्परेचर। इन चार में से जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो PO2 ही होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा है PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई एज इन द टिश्यू मोर बाइंडिंग फॉर CO2 विद हीमोग्लोबिन अकर्स। तो ये स्टेटमेंट बेटा अगर मैं बात करूं तो गलत हो गया। टिश्यू के लिए यहाँ लिखा है कि PO2 लो है और CO2 हाई है, ये जस्ट उल्टा हो गया। एक्चुअल में PO2 लो होता है, CO2 हाई होता है टिश्यू लेवल पे। तीसरा स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हम बोलेंगे गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट हमने एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एलुलाई। अब देखो समस्या क्या है, मैं आपको जब भी बोलता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कहता हूँ कि इनका बहुत ध्यान देना है। हमें पूरा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही लग रहा है कि सर ठीक है 100 ml ब्लड जो है 4 ml CO2 तो डिलीवर करता है, लेकिन आप ढंग से देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि CO2 होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद है आरबीसी कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट इन माइन्यूट क्वांटिटीज फॉर द सेम इन द प्लाज्मा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेट ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली प्लाज्मा में कम होता है। तो ये स्टेटमेंट सही जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ये गलत है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बेटा हमें बताने हैं। तो आइए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट में। फर्स्ट है बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट। ये गलत हो चुका है। बेसोफिल्स अपना ग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरी में आता है, आपको पता है। दूसरा है न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट। जो है न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती है, 65 से 70% हम मैक्सिमम न्यूट्रोफिल्स को ही काउंट करते हैं। तीसरा है बेटा न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। न्यूट्रोफिल्स और जो है मोनोसाइट दोनों ही आपके फेगोसाइटिक कैटेगरी, एक को हम माइक्रोपुलिसमेन और एक को मैक्रोपुलिसमेन कहते हैं, ठीक है। फिर इओसिनोफिल्स रेजिस्ट इंफेक्शन एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही जाएगा। तो हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इसके अंदर सही है, तो आंसर चला जाएगा हमारा बी। ओके बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्प्लीन। अपन को स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसके अंदर देखना है, तो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ ल्यूकोसाइट। तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ग्रेवयार्ड होता है, आपको पता है, इस स्टेटमेंट की जगह होना चाहिए था आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट गलत हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है ब्लड ग्रुप एबी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। एबी को ये बोल रहा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो ये बात बिल्कुल सही है, एबी सबसे ब्लड ले सकता है। आगे देखते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटी ए एंटी बी इन प्लाज्मा। बिल्कुल बेटा हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है, अगर हम बात करें तो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों ही आपको क्या मिलेंगे, एब्सेंट मिलेंगे। इसके अंदर सारे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और अगर मैं बात करूं तो सारे एंटीजन्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हर किसी से ब्लड ले सकता है। देखो आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी अगर
कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं केवल एक बात बता रहा हूं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी भी किसी की बॉडी में भी फॉरेन एंटीजन नहीं जाता। फिर से क्लियर कर लेना, कभी भी किसी की बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन नहीं जाना चाहिए। जो एंटीजन उसके पास है वो ही एंटीजन आप दे सकते हो, या फिर ऐसा ब्लड दो जिसके अंदर एंटीजन है ही नहीं। तो एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं होता। एंटीबॉडी को अभी के लिए भूल जाओ। अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो आपको एक लाइन याद रखनी है, कभी भी किसी की बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन नहीं जाना चाहिए। अब समझ, सबसे मेन चीज ये कि एबी के पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसको कोई सा ब्लड दो, हर टाइप का, हर पॉसिबल एंटीजन इसके पास ऑलरेडी है, दैट्स व्हाई इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। आपको ब्लड ग्रुप उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए आप तो किसी और भी, कोई से भी जो है ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं दे सकते। तो ये आपको छोटी सी ट्रिक है जो मैंने बताई है, याद रखें। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट अपना सही चला जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट अगर मैं बात करूँ तो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा बेटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कॉलम मैच करना है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का बेटा। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड की अगर मैं बात करूं तो हमें बताया गया है इओसिनोफिल्स, अभी हमने थोड़ी देर जस्ट पहले बात की थी। इओसिनोफिल्स जो है इन्फेक्शन को रेजिस्ट करती है। फिर उसके बाद हम बेसोफिल्स की बात करेंगे। बेसोफिल्स की बेटा अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये हिस्टामिन को रिलीज करती है। बेटा न्यूट्रोफिल्स अभी बात की थी, जो है फैगोसाइटोसिस का काम करती है, और जो लिम्फोसाइट्स है वो इम्यून रेस्पॉन्स में काम आती है। तो हमारा इसमें फर्स्ट के अंदर हो जाएगा फोर्थ, सेकंड के अंदर हो जाएगा थर्ड, थर्ड के अंदर हो जाएगा सेकंड, और फोर्थ के अंदर हो जाएगा फर्स्ट, तो आंसर चला जाएगा फर्स्ट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मेरा मानना है मैथ्स द फॉलोइंग के क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट है इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स एंड स्किन। बेटा एम्फीबियंस रेप्टाइल्स की हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो है इस तरीके से इनके अपर चैम्बर तो डिवाइडेड होते हैं। दिस इज द राइट एट्रिया, दिस इज द लेफ्ट एट्रिया, बट दिस इज द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल डिवाइडेड नहीं होता, तो हम बोलते हैं राइट एट्रिया रिसीव्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम साइनस विनोसस। साइनस विनोसस में भी आपको पता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसस से रिसीव करेगा। साइनस विनोसस लोअर बॉडी पार्ट से लेके आता है, कहां से, इंफीरियर वेना केवा, अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना केवा, बट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम। स्टेटमेंट था लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बिल्कुल लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और वो अगर मैं बात करूं तो लंग्स या दिल से ही करेगा, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या चला जाएगा बेटा, सही चला जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन ऑफ ब्लड। बिल्कुल बेटा सही जाएगा। स्टेटमेंट आपको पता है जो कोगुलेशन होता है, क्लॉटिंग होती है, उसके लिए अपना इंजर्ड टिश्यू और हमारी जो बेसिकली हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं, वहां दोनों से अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स रिलीज होते हैं क्लॉटिंग के लिए। तो यहाँ पर टिश्यू से भी फैक्टर रिलीज होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही चला जाएगा। यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, ये इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नोट ट्रू अबाउट द ईसीजी। ईसीजी के लिए ट्रू नहीं है, ये हमें देखना है। पहला है द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेज। टी वेव अपन बोलते हैं एट्रियल वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो बिल्कुल ये सही बात है, इसका मतलब यही होता है कि वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं। स्टेटमेंट सही है बेटा। दूसरा है इट कैन यूज टू डिटेक्ट कार्डियक आउटपुट में। ईसीजी का कार्डियक आउटपुट में कोई रोल नहीं है बेटा, तो यहाँ पर आपका बी आंसर जो है इसका हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय बोथ वेंट्रिकल्स इन पर मिनट इज कार्डियक आउटपुट। सॉरी, ये बेटा ध्यान से देखना। देखो फिर से मैंने बोला ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ बोथ वेंट्रिकल लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत चला जाएगा, क्योंकि बोथ वेंट्रिकल में केवल एक वेंट्रिकल का ही जो है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नोट किया जाता है। स्टेटमेंट सेकंड है इन ए हेल्दी पर्सन द कार्डियक आउटपुट इज अबाउट 70 ml। 70 ml एक्चुअल में हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ना कि कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बेटा गलत चला जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है बेटा द
द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज एज सिमिलर एज द ऑर्डिनरी मैन, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आपको बताया जो एथलीट्स होते हैं उनका जो कार्डियक आउटपुट होता है हमारे नॉर्मल जो ह्यूमंस है उनके कंपेयर में ज्यादा होता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होंगे, तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं बात करूं तो हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब है राइट स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला है हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज बाय सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड, ये तो गलत हो गया ना बेटा। सफिशिएंट सप्लाई अगर मिलती रहेगी तो वो डैमेज क्यों होगी, वो तो इनसफिशिएंट सप्लाई से डैमेज होती है ना। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एंड इंडिकेट ब्लड सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट कॉजेज हार्ट फेलियर। फिर वही चीज हो गई। अगर मैं बात करूं तो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट कॉजेज हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर की केस में आपको पता है ब्लड सप्लाई का बेसिकली हार्ट को नहीं, पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ही सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं गलत हो गया स्टेटमेंट। तीसरा है व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इन रीचिंग द हार्ट मसल्स इन कॉज ऑफ एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। सॉरी, ये स्टेटमेंट हमारा सही है बेटा। हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की। एंजाइना पेक्टोरिस के केस में होता है एक्यूट चेस्ट पेन होता है। हम बोलते हैं जो है हमारे चेस्ट में पेन होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो हार्ट की वॉल्स है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाएगा आपका, उसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट है, इसमें सी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ये इसका आंसर। ठीक है, हाँ भैया, ये है इन हार्ट अटैक द बीट्स आर सडनली स्टॉप। तो हार्ट अटैक के केस में बीट्स सडनली स्टॉप नहीं होती, ये स्टॉप होती है कार्डियक अरेस्ट के केस में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट है एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ये गलत हो गया, ये एक्चुअल में एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है एड्रिनल मेडुला के लिए। अगर यहाँ पर मेडुला होता तो ये स्टेटमेंट सही चला जाता, बट एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए नहीं सही होगा। हाँ, एक बार को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स में कह सकते हैं कि हाँ हमारे कॉर्टिसोल के लिए कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी लिख रखा है, बट डायरेक्ट ये नहीं लिख रखा कि हमारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। ये बात लिखी हुई है एड्रिनल मेडुला के लिए, तो स्टेटमेंट गलत है बेटा। दूसरा स्टेटमेंट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फ्लो, ये भी गलत हो गया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजन के साथ साथ डीऑक्सीजनेटेड भी फ्लो होता है। याद करो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बोलते हैं हार्ट टू टिश्यू और टिश्यू टू अगेन हार्ट। तो हार्ट टू टिश्यू तो ऑक्सीजनेटेड होगा, बट जो टिश्यू टू हार्ट होगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हम बात करें तो सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अपन को देखता है। करेक्ट स्टेटमेंट पहला है द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू पल्मोनरी वेन पासेस टू द लंग्स। गलत हो गया बेटा। पल्मोनरी वेन की अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं इकलौती वेन ऐसी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। दूसरा है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड आउट बाय पल्मोनरी आर्टरी। अगेन गलत हो गया क्योंकि इसने पल्मोनरी आर्टरी के लिए ऑक्सीजनेटेड बोल दिया। तो ये जस्ट दोनों स्टेटमेंट उल्टे है। एक्चुअल में यहाँ पर आर्टरी होना चाहिए था, यहाँ वेन होना चाहिए था। दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू द aorta and carried by the network of arteries, arterioles and capillaries to tissue। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल्टा से टिश्यूज तक अगर मैं बात करूं तो हमारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। सबसे पहले ऑल्टा आपको भेजेगी आर्टरीज के पास, वहां से आर्टरियोल से, वहां कैपिलरीज से होता हुआ अगर मैं बात करूं तो ब्लड पहुंच जाएगा आपका जो है बाकी टिश्यू। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाएगा। फिर है आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गलत हो गया, अभी जस्ट बताया ना पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके अंदर केवल एक स्टेटमेंट सही है, थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट द हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंटेस्टाइन से पहले कहां लेके जाती है, लिवर में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लिवर से
जो आपकी हेपेटिक वैन है वो लेके जाती है कहाँ, हार्ट में। आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सॉरी, ये हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन थोड़ा सा बता देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी में नाम दे रखा है। तो देखो हम कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मैं समझाता हूँ। हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। उसके बाद ये हो गया हमारा लिवर। ये तीन ऑर्गन हमारे पास है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो आपको पता है हार्ट से ब्लड जाता है आपके इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर यहाँ से इंटेस्टाइन से ब्लड पहले जाएगा लिवर के पास, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में बताऊंगा इसका क्या फंक्शन होता है। फिर लिवर से जाता है हार्ट। तो हम सबसे पहली चीज तो याद रखना, इंटेस्टाइन टू लिवर ब्लड लेके जाती है हेपेटिक वाटर वेन, और हमारे लिवर से और बेटा हार्ट तक लेके जाती है दिस इज द हेपेटिक। गॉट इट। अब एक्चुअल में जाता क्यों था, हम बोलते हैं कि भाई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट जो इंटेस्टाइन से लिवर में ब्लड जा रहा है डिटॉक्स, ब्लड के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, या फिर अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट के स्टोरेज के लिए, सबसे मेन काम डीअमीनेशन और यूरिया फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द हिपेटिक पोर्टल व्हेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो देखो हार्ट पे जाने से पहले आप ये देखो जो आपकी हिपेटिक बोतल वो ना इंटेस्टाइन से लिवर के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाएगा बेटा। दूसरा है हीमोग्लोबिन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ये बिल्कुल सही है बेटा, हीमोग्लोबिन का मेन रोल होता है। ऑक्सीजन तो कंप्लीट मतलब लगभग 97% डिलीवरी हमारी जो है हीमोग्लोबिन से हो रही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही जाएगा। तो आंसर चला जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, दोनों ही हमारे क्या है सही। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन है हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब है हमें एक्चुअल में बताने हैं बेटा करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले है eosinophils resist infection and or also associated with allergic reaction। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। दूसरा है ब्लड ग्रुप ओ हैज नो एंटीबॉडीज। तो बेटा ब्लड ग्रुप जो ओ है उसके अंदर एंटीबॉडीज, ये गलत हो गया। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजेंस नहीं होते, एंटीबॉडी तो दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तीसरा है ब्लड विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स और कॉल्ड एज सीरम। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल बेटा सही है। अगर मैं बात करूं तो अगर ब्लड से या हमारे जो प्लाज्मा है उससे अगर हम क्लोटिंग फैक्टर्स को सेपरेट कर ले तो हम कहते हैं कि हाँ ये सीरम हो जाएगा। फिर लिम्फोसाइट secrete certain factor which anticipate the mechanism of coagulation। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल बेटा क्या चला जाएगा, गलत चला जाएगा, क्योंकि ये लिम्फोसाइट से नहीं आते, ये फैक्टर आते हैं आपके प्लेटलेट से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत चला जाएगा। तो इसमें से आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट केवल सही है। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा डी, मतलब दो इसके अंदर सही हो जाएंगे, दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमिल्यूनर वॉल्व आर प्रेजेंट, सेमिल्यूनर वॉल्व आर प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो हमें बात की इसने सेमिल्यूनर वॉल्व जो है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच प्रेजेंट होते, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है तो वहां पर सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं, सही है बेटा। फिर दूसरा ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एक बार बता ही देता हूँ आपको, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम अगर मैं बात करूँ हार्ट का स्ट्रक्चर बेटा एक बार देखते हैं। तो हम कहते हैं कि हार्ट के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो हम इस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बेटा याद करो, हम अगर देखें तो यहाँ पर तो ये हमारा दिस इज द राइट एट्रिया, दिस इज द लेफ्ट एट्रिया, दिस इज द राइट वेंट्रिकल और दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम यहाँ एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ कहते हैं कि ये जो बेसिकली पार्ट है दिस इज द ट्राइकस्पिड बोन, ठीक है। ये जो पार्ट है दिस इज द बाइकस्पिड बोन, ठीक है।
यहाँ से आपको पता है, अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट इसको बनाऊं तो यहाँ से आपकी निकलती है दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ से अगर मैं बात करूं, वैसे जाएगी ऐसे ऊपर, बट मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ से जो निकलेगी दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये बिल्कुल इस तरीके से ऊपर होती हुई जाएगी, बट ठीक है, समझने के लिए हम इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये जो कंडीशन आपकी, ये आपके सेमिल्यूनर वॉल है, तो ये दोनों सेमिल्यूनर वॉल है, और ये आपका ट्राइकस्पिड और ये आपका ट्राइकस्पिड। तो पहला स्टेटमेंट है सेमिल्यूनर वॉल आल्सो आर प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो ये राइट वेंट्रिकल, ये पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द सेमिल्यूनर वॉल। स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाएगा। दूसरा है ट्राइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में बिल्कुल अभी हमने देखा ट्राइकस्पिड वॉल भी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही जाएगा, आपका आंसर चला जाएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन 149 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर हम बात करें तो 150 है सीक्रेट हिस्टामिन, सीक्रेट हेपेरिन, involved in inflammatory reaction, phagocytosis, least abundance of leukocyte. Which of the following, which of the above are related with basophils? basophils के फंक्शन ये बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इनमें से basophils के क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो basophils आपको पता है हिस्टामिन सीक्रेट करती है, हेपेरिन सीक्रेट करती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होती है। फेगोसाइटोसिस का काम बेसोफिल्स का नहीं होता है, केवल न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का काम होता है। फिर उसके बाद में है लीस्ट अबंडेंट ग्लूकोसाइड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल बेटा सही जाएगा। सबसे कम अगर मैं बात करूं तो आपकी जो है बेसोफिल्स ही प्रेजेंट होती है। तो भैया आपका आंसर चला जाएगा सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, वो सॉरी फिफ्थ आपका सही है। इसके अंदर केवल और केवल फोर्थ आपका गलत होगा। तो आंसर आपका ये सही है बेटा। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट पे आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता है वर्टिब्रेट्स के अंदर क्लोज मिलेगा, कंप्लीटली वर्टिब्रेट्स में क्लोज है। उसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स में भी आपको पता है कि हम कह सकते हैं जैसे एनिलिड के अंदर क्या मिलेगा आपको, जो है क्लोज। तो ये स्टेटमेंट सही जाएगा। दूसरा था इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द बॉडी सरफेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा। ईसीजी के हेल्प से हमारी जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको हम पता कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर चला जाएगा फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द एट्रियल प्रेशर। क्वेश्चन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द एट्रियल प्रेशर। वेंट्रिकुलर में जब सिस्टोल होगा तो वो प्रेशर बढ़ेगा आपका एक तो पल्मोनरी आर्टरी पर, एक पोर्टा पे, नोट है। अगर मैं बात करूं तो एट्रिया पे। तो ये स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं गलत हो गया बेटा। तो स्टेटमेंट सेकंड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर causes the closure of semilunar wall of systemic and pulmonary arteries। तो स्टेटमेंट है वेंट्रिकल्स में जब सिस्टोल होगा, ठीक है, causes the closure of semilunar wall of systemic and pulmonary artery। तो क्लोजर की जगह यहाँ पर होना चाहिए था ओपन। तो वेंट्रिकल्स में जब सिस्टोल होगा तो आपको पता है सेमिल्यूनर वॉल्व, और अगर हम बात करें तो सिस्टेमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक आर्टरी मतलब पोर्टा, इसके अंदर बेटा अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये दोनों ओपन होंगे तभी तो ब्लड आगे जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं तो बेटा गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी आपका गलत है, सेकंड भी गलत, तो आंसर चला जाएगा बी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन हमको पूछा गया है अरेंज द गिवन स्टेप ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इन द ऑर्डर दे अकर्स इन। ठीक है, तो हमें ऑर्डर बताना है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का। तो देखो बेटा स्टेप दे रखे हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियुलर मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। तो याद करो ये हमारी एनसीईआरटी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पेज नंबर 163 पे आपको ये पूरा 263 पे आपको जो है पूरा स्टेप दे रखा है, 5 स्टेप। तो बेटा उसमें जब आप देखोगे तो आपको पता है सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियुलर मेम्ब्रेन, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका।
फिर उसके बाद बेटा ट्रांसपोर्टेशन की बात आ जाती है, एनसीईआरटी ने ट्रांसपोर्टेशन लिख रखा है, ये थर्ड स्टेप आ जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा डिफिजन O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा उसको सेल्स यूज कर लेगी, मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा इसका आंसर चला जाएगा सी, कि हम बात करें तो थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड और फोर्थ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। फिर है भैया, अगर मैं बात करूं तो हमें बताया गया है विच ऑफ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज करेक्टली मैच विद फॉर्मूला एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो भैया इसकी जो है कैपेसिटी और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, उसका फॉर्मूला हमें दे रखा है और उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है। तो चलो हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या करेक्ट है। पहला है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी ERV प्लस TB, ये बेटा गलत हो गया। ठीक है, फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी एक्चुअल में होती है आपकी जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिड्यूल, ये होती है। तो अमाउंट तो कहीं ना कहीं इन्होंने सही लिख रखा है, 21 से 23 ही होता है, बट ये ERV और TB कर रखा है, ये गलत। दूसरा है वाइटल कैपेसिटी आपको दे रखी है, वाइटल कैपेसिटी होती है एक्सपायरेटर वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटर वॉल्यूम, ये और इसका अमाउंट है 4600, ये बिल्कुल आपका सही चला जाएगा। वाइटल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा वाइटल कैपेसिटी का मतलब है हम एक्चुअल में हमारे लंग्स क्या कर सकते हैं, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग तो चलती रहती है। इन तीनों की वैल्यू जब अपन जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है मैक्सिमम वैल्यू इन्होंने ले रखी है 4600, तो बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो इसके अंदर आंसर चला जाएगा आपका बी। बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 155 के अंदर पहला स्टेटमेंट था पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट बाय द पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय राइट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए कहा है कि भाई पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है स्टार्ट विद पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय राइट वेंट्रिकल। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने राइट वेंट्रिकल के अंदर डाला है, वहां से पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, ये स्टेटमेंट सही जाएगा बिल्कुल। और पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एट्रियम। तो भैया हम कहेंगे कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स लेके जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम लेके आता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड से ही स्टेटमेंट फर्स्ट को दोबारा देखते हैं। द पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट बाय द पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय राइट एट्रियम। हाँ, तो राइट एट्रियम आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाएगा ना बेटा। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ है बाई, ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, एक बार पढ़ने में हो सकता है थोड़ा सा, जैसे भी मुझे भी थोड़ा लगा कि यार ये बाई राइट, तो बिल्कुल राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल कर जाता है लंग्स के पास, उसी को तो अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट बताना है हमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। तो देखो पहला है द पी वेव, पी वेव रिप्रेजेंट द रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। बेटा पी वेव एक्चुअल में डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये ठीक है। दूसरा स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस के थ्रू। बिल्कुल ये बेटा स्टेटमेंट आपका सही चला जाएगा, ये बेसिकली मॉडरेट कर सकता है एएनएस के थ्रू। ठीक है, फिर तीसरा है ह्यूमन हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल एंड इट्स फंक्शन कैन बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वैसे तो ह्यूमन हार्ट आपको पता है ऑटो एक्साइटेबल है, बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म के थ्रू आप इसे जो है मॉडरेट कर सकते हैं। जनरेट खुद कर लेगा, लेकिन मॉडरेट हाँ बढ़ाना है कि घटाना है वो हम कर सकते हैं। स्टेटमेंट सही होगा बेटा। फिर है इन आर्टरीज ट्यूनिका मीडिया इज कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। एनसीईआरटी की लाइन है, ट्यूनिका मीडिया बेटा स्मूथ जो है मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाएगा, तो आपका जो है ये फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपके सही चले जाएंगे, आंसर होगा आपका
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए एंड डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टार्टिंग विद वन ट्रू। ट्रू अपन को देखना है, इन स्टेटमेंट में से कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है बेटा, ये हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। तो बेटा पहला स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स में से पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कैन बी अवॉइडेड बाय administering anti-RH antibodies to the mother immediately after delivery of first child। बिल्कुल बेटा सही स्टेटमेंट जाएगा, राइट स्टेटमेंट। हम कहते हैं कि हाँ, फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद अगर पहला चाइल्ड आरएच पॉजिटिव है तो उसकी डिलीवरी के विद इन 24 आवर्स हमें जो है एंटी आरएच का इंजेक्शन लगा देना चाहिए, तब तो हम जो है सेकंड डिलीवरी में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को अवॉइड कर सकते हैं। स्टेटमेंट सही होगा बेटा। दूसरा स्टेटमेंट है बेटा, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लीन एंड डिस्ट्रॉयड बाय द लिवर इन एडल्ट। गलत हो गया बेटा, ये एक्चुअल में आरबीसी एडल्ट के अंदर बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है और जो डिस्ट्रॉय होती है वो स्प्लीन में होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज फॉल्स बेटा। उसके बाद हम जाएगा थर्ड स्टेटमेंट, द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, भी थोड़ी देर पहले भी बताया था। हाँ, सिंगल वेंट्रिकल का जो होगा बेसिकली कार्डियक आउटपुट बेसिकली माना जाएगा, मतलब वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम से हम जो है पर मिनट के अकॉर्डिंग आपका कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेटा ट्रू है। फिर इसके बाद आ जाता है प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगाकारियोसाइट इन सेल बोन मैरो। बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, एज इट इज स्टेटमेंट है। प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट ऑफ मेगाकारियोसाइट। ठीक है, बोन मैरो की सेल्स होती है मेगाकारियोसाइट, उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू जाएगा। तो इसके अंदर केवल और केवल आपका जो है बी स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। तो बी फॉल्स और बाकी सारे ट्रू, ऑप्शन चला जाएगा आपका सी। ओके बेटा, आइए बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। 158 कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करते हैं, क्या होगा। हार्ट फेलियर के केस में हमें देखना है क्या होता है। हार्ट फेलियर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हार्ट हमारा बीट करना बंद कर देता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है हार्ट फेलियर की अगर मैं बात करूं, नहीं यहाँ हम देखेंगे एक्चुअल में। पहले मैं आपको हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस ही बता देता हूँ। सबसे पहला बात यही होगा। देखो बेटा, सबसे पहले होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब होता है एक्चुअल में कि हार्ट जो है सफिशिएंट ब्लड सप्लाई पहुंचा नहीं पा रहा है, हार्ट फेल हो चुका है खुद का मेन काम करने में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ट्रिक याद रखना, मतलब कभी नहीं बोलोगे कि हार्ट फेल हो चुका है। एक्चुअल में फेल होने में मेन काम क्या था उसका, ब्लड सप्लाई करना, वो कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा, हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, हमारा हार्ट अरेस्ट हो चुका है, अब बीट ही नहीं कर रहा है वो, क्यों, ऐसे नोट खराब हो चुका है। ठीक है, हार्ट अटैक, हमारे हार्ट पे अटैक हो चुका है, हमारे हार्ट की बोन या मसल्स डैमेज हो चुकी है, तो वो बेसिकली होगा आपका जो है, अगर मैं बात करूं तो हार्ट अटैक। तो देखो हार्ट फेलियर के केस में हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली इनफ टू मीट द नीडेड ऑफ द बॉडी, तो ये एक्चुअली इसके लिए सही होगा। ठीक है, ये फोर्थ स्टेटमेंट इसके लिए सही है। कार्डियक अरेस्ट मैंने बताया था कि हार्ट जो है बीट करना बंद कर देगा, तो ये एक्चुअल में ये इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर हार्ट अटैक, हार्ट अटैक मैंने बताया था हार्ट मसल सडनली डैमेज, तो हार्ट सडन अगर जो है मसल सडनली डैमेज हो गए तो इसके अंदर सी के अंदर कहीं ना कहीं फर्स्ट चला जाएगा। फिर बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर होगा, हाँ इसको एथेरोस्क्लेरोसिस हम कह सकते हैं, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा एंजाइना पेक्टोरिस, थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई इसके अंदर जो है चेस्ट पेन होता है क्योंकि प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती, तो इसके अंदर सेकंड चला जाएगा। तो भैया हम बात करेंगे ए के अंदर फोर्थ है, बी के अंदर फिफ्थ है, और सी के अंदर फर्स्ट, डी के अंदर थर्ड और ई के अंदर सेकंड, तो हमारा आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 158 क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 159, विच आर थ्री मेन लेयर दैट फ्रॉम द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बेटा थ्री मेम्ब्रेन कौन सी है जो कि आपकी अगर मैं बात करूं तो डिफ्यूजन बाउंड्रीज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है। तो इसके अंदर सीधा आंसर ही हम देखते हैं, लिखा हुआ है स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाइज,
ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज या ब्लड कैपिलरीज की जो एंडोथेलियम होती है वो, और इन दोनों के बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बी स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखा है, तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। डायग्राम भी एनसीईआरटी ने बना रखा है, आराम से देख सकते हो। इवन एनसीईआरटी ने ये भी लिख रखा है इन तीनों की थिकनेस मिलाकर 1 mm से कम होनी चाहिए। ओके, एनसीईआरटी का ही बेसिकली हमारा वो है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है HbO2। Hb और O2 जो है वो बेसिकली HbO2 बना रहे हैं, और जो है हमें ए और बी बेसिकली यहाँ पर देखना है। तो ए और बी की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि ए और बी जो है वो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। तो फर्स्ट जो है Hb और O2, HbO2 में बनता जो है कन्वर्ट होता है। तो Hb और O2 मिलकर HbO2 बनाते हैं, तो ये तो चला जाएगा लंग्स आपका, दिस पार्ट इज लंग्स। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूँ तो HbO2 अगेन टूटता है O2 और Hb में। ये आपको पता है ये कहाँ होता है, ये आपका टिश्यू लेवल पे होता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में बेसिकली आप याद रखना, यहाँ पर फर्स्ट का मतलब ए और सेकंड का मतलब बी। तो ए वाला जो प्रोसेस हो रहा है, जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, वो बेसिकली लंग्स में बनता है और टूटता है टिश्यू पे। तो ए चल जाएगा लंग्स और बी चल जाएगा टिश्यू, आंसर हो जाएगा आपका जी। ठीक है, उसके बाद है अगर मैं बात करूं तो मेक द ऑप्शन दैट डिफाइन फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी की हम बात करें तो फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी मैंने बताया था, देखो बेटा, एक तो होता है रेसिड्यूल वॉल्यूम और एक होती है रेसिड्यूल कैपेसिटी। आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपकी बॉडी में क्या बचा हुआ है सर, रेसिड्यूल वॉल्यूम हमेशा रहेगा। उसके अदर देन सर और क्या बचा हुआ है, उसके अदर देन अगर मैं बात करूं तो बेटा हमें बताया जाता है कि भाई जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी बेसिकली हमारी बॉडी में स्टोर है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपका रेसिड्यूल वॉल्यूम ये दोनों मिलकर फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी बनाते हैं। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिड्यूल वॉल्यूम बचा हुआ है वो बेसिकली, तो इसके अंदर आंसर चला जाएगा वॉल्यूम रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, आंसर चला जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट ऑफ इंस्पायरेशन। भैया इनमें से कौन सा जो है इंस्पायरेशन का रिजल्ट नहीं है। फर्स्ट है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये तो होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, IICM, बेटा यही नहीं हो पाएगा, आपको पता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वो केवल और केवल फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम आती है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या चला जाएगा, गलत चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें जो है तो ये स्टेटमेंट ही बेसिकली यहाँ पर भी चला जाएगा। सी और देख लेते हैं, डिक्रीज एयर प्रेशर इन लंग्स, हाँ बिल्कुल जो है अगर मैं बात करूँ तो इंस्पायरेशन के केस में आपके लंग्स के एल्वुलाई के अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, बिल्कुल ये भी सही है, ये सारा काम होगा। तो बी यहाँ पर नहीं होगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा बेटा। इसके बाद हम मैच द फॉलोइंग हमको करने हैं, करेक्टली मैच करना है। तो भैया एक तरफ आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं और एक तरफ उनके फंक्शन दे रखे हैं, आइए देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर स्किन से होता है मॉइस्ट क्यूटिकल, इसका आंसर चला जाएगा। डी है अगर मैं बात करूं बेटा इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के अंदर ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ये इसका आंसर चला जाएगा। फिशिस की अगर मैं बात करूं तो आपको होता है फिशिस के अंदर देखने को मिलता है गिल्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। बर्ड और रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर लंग्स हो जाएगा। स्कॉर्पियंस के अंदर गिल्स, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग की क्वेश्चन किसी की भी गलत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है बेटा, अब है द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। जस्ट पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद बेटा मैं बताऊं तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपका रेसिड्यूल वॉल्यूम बचेगा। तो एक तो आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक रेसिड्यूल वॉल्यूम, आपका आंसर हो जाएगा CND, तो आंसर चला जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा 165, which of the following statement are correct। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताने हैं बेटा। फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट एल्वुलाई एंड टिश्यू अकर्स बाय डिफ्यूजन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन के थ्रू ही जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाती है। स्टेटमेंट बी है बेटा
जो है स्टेटमेंट बी, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेज ओनली, ये गलत चला जाएगा। पार्शियल प्रेशर और ग्रेडियंट पे ही डिपेंड नहीं होगा, ये तीन चीजें हमको बताई जाती है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट आ जाएगा, उसके अलावा बेटा जो है मेम्ब्रेन की थिकनेस आ जाएगी, और साथ में अगर मैं बात करूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि इसमें ओनली लिखा है। फिर सी है द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द एटमोस्फियर एंड एल्वुलाई इज कैरिड बाय इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, ये स्टेटमेंट भी सही, आपको पता है आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्ट, नॉर्मल की बात करूं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स या डायफ्राम इसको मैनेज करता है, और सो फोर्सफुली में भी इंटरनल आ जाएगा, एब्डोमिनल मसल्स आ जाएगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही चला जाएगा। तो स्टेटमेंट ए और सी सही है और बी गलत है, तो आंसर चला जाएगा बी। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 166, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा ड्यूरिंग सॉल्विंग फूड डज नॉट एंटर इनटू ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ये कहना चाह रहा है कि जब हम फूड एनगल्फ करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो वो हमारे विंड पाइप मतलब ट्रेकिया के अंदर एंटर नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज गार्डेड बाय ए मस्कुलर फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो देखो मैंने फिर से आपको मैं बार बार कहूंगा, इन छोटे छोटे स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना है। ये पूरा स्टेटमेंट हमें सही लग रहा होगा, कोई ऐसी समस्या हमें नहीं लग रही, बट समस्या है, समस्या है, ये मस्कुलर नहीं है, कार्टिलेजियस फ्लैप लाइक कवरिंग है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसका सी, ओनली ए असल इसके अंदर राइट होगा। ये छोटी मोटी चीजें बहुत बहुत ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट 167 में। 167 है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन इज कॉल्ड। बेटा इसने बोला है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद सारी एयर रहेगी, फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी रहेगा, ई आर भी रहेगा, आर भी रहेगा, आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, या उसके अलावा टीवी तो नॉर्मली आ ही चुका था, और इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम सारे रहेंगे, और उसको अपन बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, आंसर करना जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं तो हमें क्वेश्चन नंबर 168 बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट की अगर मैं बात करूं तो चेस्ट एक्सपेंड बिकॉज एयर एंटर इनटू द लंग्स, नहीं, एक्चुअल में चेस्ट एक्सपेंड होता है उसकी वजह से लंग्स में एयर जाती है, उल्टा लिखा, ठीक है। दूसरा है एयर एंटर इनटू द लंग्स बिकॉज ऑफ चेस्ट एक्सपेंडेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मैंने बताया ना वो पहला स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ था, तो ये आपके चेस्ट एक्सपेंड होंगे, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और उसी की वजह से प्रेशर डिक्रीज होने से जो है एयर एंटर होती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका ये आंसर इसका चला जाएगा 168 का। तो इसके बाद बेटा हम 167 देखते हैं। 169 169 ए एंड डी चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन बेटा आपको बताना है कि क्या क्या है। तो देखो ए अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दिस इज द एमआरएनए, ठीक है, एनसीईआरटी का एज स्टेटमेंट है। बी की अगर मैं बात करूं तो बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, बी में हर जगह न्यूक्लियस ही दे रखा है, एक के अंदर एमआरएनए यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, और इसके बाद जो है सी जो है वो बेसिकली हमारा क्या होगा, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा, तो यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सबके अंदर ही है। और डी जो है वो बेसिकली कौन सा हार्मोन है, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन है, तो ये बेसिकली एक ही ऑप्शन में स्टेरॉइड है, यहाँ प्रोटीन नहीं होगा, यहाँ पेप्टाइड नहीं होगा, रिसेप्टर नहीं होगा, तो आंसर चला जाएगा डी। एनसीईआरटी के एज स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है इसी तरीके का डायग्राम का, ये दोनों आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, एक आपका लिपिड सोल्यूबल से आ चुका है, ये वाटर सोल्यूबल से होगा, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हार्मोन रिप्रेजेंट परफॉर्म गिवन बाय मैकेनिज्म एक्शन, ठीक है। तो भाई हमें जो है बेसिकली देना है, पहली बात तो मैंने कहा ये आपके वाटर सोल्यूबल हार्मोन की बात करिए, तो वो कैटेगरी हमें देखनी है। तो देखो पहला जो ऑप्शन जाएगा वो बेसिकली एफएसएच एलएच के साथ एस्ट्राडाइल आ गया, एस्ट्रोजन आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, ये लिपिड सोल्यूबल की कैटेगरी में जा चुका है। दूसरा है इंसुलिन, एड्रेनलिन और एफएसएच, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, साथ आपके प्रोटीन और अमीनो एसिड वाले हार्मोन है, तो ये चला जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, प्रोलैक्टिन, नॉरएड्रेनालिन और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपका स्टेरॉइड हार्मोन आ चुका है, कोर्टिसोल, थायरोक्सिन और एल्डोस्टेरोन। यहाँ भी आपके अगर मैं बात करूँ तो बेटा जो है
स्टेरॉइड हार्मोन आ चुके हैं, तो इसके अंदर आंसर चला जाएगा बी। बी आपके जो है सारे के सारे वाटर सोल्यूबल, या फिर अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड में इफेक्ट बाय द सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर सर्जिकल रिमूवल कर देंगे तो किस किस का सिक्रेशन नहीं होगा। तो बेटा पिट्यूटरी जो है वो बेसिकली टीएसएच सीक्रेट करती है, तो थायराइड का सिक्रेशन नहीं आएगा। एड्रिनल ग्लैंड मेडुला, इससे तो बेसिकली कोर्टेक्स का इफेक्ट आता है, एसीटीएस कोर्टेक्स पे काम करता है मेडुला पे, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके हार्मोन सीक्रेट होंगे। फिर उसके बाद है लीडिंग सेल्स, तो लीडिंग सेल्स इफेक्ट होगी, क्योंकि बेटा एलएचएफएसएस का रोल होता है वो पिट्यूटरी से ही आते हैं, तो ए इफेक्ट होगा और जो है सी इफेक्ट होगा। इसके अलावा थाइमस पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। तो 171 का ए और सी आंसर है बेटा। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं विच हार्मोन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कार्डियक वेस्कुलर एक्टिविटी, कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी के अंदर कौन से हार्मोन डायरेक्ट जो है अगर मैं बात करूं तो इन्वॉल्व होते हैं, तो बेटा पहला है एड्रेनालिन एंड इंसुलिन, डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन नहीं है। दूसरा है कॉर्टिसोल एंड प्रोजेस्टेरोन, तो कॉर्टिसोल का तो है लेकिन प्रोजेस्टेरोन का नहीं है। फिर इसके बाद है कैटाकोलामाइन्स एंड कॉर्टिसोल, तो ये दोनों ही चल जाएंगे आपके एड्रेनल मेडुला के हार्मोन और साथ में कॉर्टिसोल, ये दोनों ही अगर मैं बात करूं तो कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। हमने पहले पढ़ा भी था कि अपनी जो बेसिकली कैटाकोलामाइन्स है मतलब एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, वो तो डायरेक्ट हार्ट एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 173 पे आते हैं। 173 है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट गिवन प्रोसेस, पीएनपी। ठीक है, तो पूरा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब अगर मैं बात करूं नॉन कार्बोहाइड्रेटिव प्रोडक्ट से ग्लूकोज बनना और ग्लाइकोजन बनना, लाइपोलाइसिस लिपिड का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का ब्रेकडाउन और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो भैया ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक ग्लूकोज का बनता है, एक ग्लाइकोनियोजेनेसिस का एक ग्लाइकोजन का बनना है। ठीक है, और फिर है इनिशियल यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इनहिबिट यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ये किसके फंक्शन हमको दे रखे हैं, तो बेटा ये कहीं ना कहीं आपके कॉर्टिसोल के फंक्शन है सारे के सारे। ठीक है, कॉर्टिसोल के फंक्शन दे रखे हैं। अब देखते हैं कॉर्टिसोल के केस में क्या होगा, हार्मोन ऑफ जोना फेसिकुलेटा एंड अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, तो जोना फेसिकुलेटा तो आप याद करो GFR, तो ग्लोमेरुलस फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस, तो ग्लोमेरुलासिस होता है आपका एल्डोस्टेरोन आता है, फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल आता है, तो ये स्टेटमेंट ये बिल्कुल जोना फेसिकुलेटा के लिए सही हो जाएगा। और पेनक्रियास की अल्फा सेल्स की अगर मैं बात करूं तो अल्फा सेल सीक्रेट करती है आपका, अगर मैं बात करूं तो ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन का रोल होता है बेटा इस ग्लाइकोनियोजेनेसिस, अगर मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोनियोजेनेसिस वगैरह इन सब में रोल होता है, तो आपका ये ए स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा, फेसिकुलेटा। और हाँ हमारा जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये काम परफॉर्म करते, तो आंसर चला जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर एक्यूरेटली सिंथेसिस बाय द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड नॉक्सिनली बाय टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, क्वेश्चन समझो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर एक्यूरेटली सिंथेसिस बाय द हाइपोथैलेमस एंड द ट्रांसपोर्टेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो बनते हैं वो तो हाइपोथैलेमस से बनते हैं, और न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो दो ही हार्मोन ऐसे हमारे। ठीक है, एक तो ऑक्सीटोसिन हो गया और एक एडीएच हो गया। गोनेडोट्रोपिन एलएचएफएसएन नहीं है, कैटाकोलामाइन्स नहीं है, टीएसएच एसीटीएस नहीं है, तो आंसर चला जाएगा ऑक्सीटोसिन और एडीएच। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट हम कर सकते थे इसको। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन ए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द, तो बेटा टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा है, तो ये आपकी जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सर्टोली सेल्स के बाहर सराउंडिंग में इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, लीडिंग सेल्स होती है, उनकी बात कर रहा है। तो प्रेजेंट इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेल्स प्रेजेंट इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इन आउटसाइड रहती है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नहीं एंटीरियर लोब पिट्यूटरी नहीं, सेल्स दैट लाई बिटवीन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो आंसर डी चला जाएगा। हमने कहा था सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग जो एरिया है वहीं पर आपके जो है लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसके अंदर से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, कौन कौन से हैं। तो आइए बेटा सबसे पहले देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है ऑक्सीटोसिन इज ए मिल्क लेट डाउन हार्मोन, स्टेटमेंट सही है।
ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क लेटडाउन हार्मोन कहते हैं बेटा। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, प्रोजेस्टेरोन कॉजेज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये गलत हो गया, ये काम एक्चुअल में ऑक्सीटोसिन का है जो इसने प्रोजेस्टेरोन के लिए लिख रखा है, तो ये गलत हो गया आपका। फिर है ACTH, TRS और सोमेटोस्टेरोन मे बी ट्रेस्ड इन हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी आप ढंग से देखोगे तो गलत हो चुका है, क्यों? क्योंकि सोमेटोस्टेरोन और TRS तो यहाँ से सीक्रेट होगा, बट ACTH एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो पिट्यूटरी का हार्मोन है, तो ये यहाँ पर इस स्टेटमेंट को भी गलत हो जाएगा। फिर है ADH हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, बिल्कुल सही बात है, ADH ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में है हार्मोन आर इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर, ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है, इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर ये होते हैं, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ सही है, तो इसके अंदर 3 स्टेटमेंट हमारे सही चले जाएंगे और 2 स्टेटमेंट, तो आंसर चला जाएगा सी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीनियल बॉडीज नॉट रिलेटेड टू, कौन से किससे रिलेटेड नहीं होती, मतलब कौन सा उसका फंक्शन नहीं है। पहला दे रखा है डिफेंस कैपेबिलिटी, तो आपको पता है बिल्कुल ये हमारे जो है इम्यून सिस्टम के मैच्योरेशन में रोल प्ले करती है, तो ये रोल होगा इसका। बेटा इन्फ्लक्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका रोल है, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है। फिर है बेटा पिगमेंटेशन, तो पिगमेंटेशन में भी इसका रोल है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, कैमोफ्लेज वगैरह में। बेटा अगर मैं बात करूं तो फोर्थ है मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करने में इसका कोई रोल नहीं है, तो इसमें आंसर चला जाएगा हमारा डी। ओके बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 178, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ कंडक्शन जोन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंडक्शन जोन के क्या क्या फंक्शन है, आइए वन बाय वन देखते हैं। पहला है एक्ट एज ए फिल्टर, बिल्कुल इसका मेन काम ही बेटा फिल्ट्रेशन का है। दूसरा है एक्ट एज एन एयर कंडीशनर, बिल्कुल एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। अगर बहुत ही गर्म एयर हमारे जो है अगर जो है नेजल ट्रैक से जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं जो एल्वियोलाई तक जाने तक नॉर्मली बेसिकली करता है। उसके बाद बेटा कीप मोइस्ट द इंस्पायरेटरी एयर, इंस्पायरेटरी एयर को मोइस्ट रखने का काम करता है, ये भी इसका फंक्शन है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे स्टेटमेंट इसमें सही चले जाएंगे, आंसर चला जाएगा इसका डी। बेटा इसके बाद जो है यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट हमें देखना है, तो आइए देखते हैं। पहला है जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अल्फा सेल से आया हुआ इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदलता है, बेटा गलत हो गया। एक्चुअल में इंसुलिन अल्फा सेल से नहीं आता, बीटा सेल से, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है ग्लाइकोजन जो है उसको बीटा सेल से आया हुआ इंसुलिन ग्लूकोज में बदलता है, तो ये भी गलत हो गया। एक्चुअल में ये उल्टा था, ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदलता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर है ग्लूकोज को अल्फा सेल से आया हुआ ग्लूकागोन जो है ग्लाइकोजन में बदल देता है, ये भी इसने उल्टा लिख दिया। एक्चुअल में ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन जो है ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद डी देखते हैं कि जो ग्लाइकोजन है उसको अल्फा सेल से ग्लूकागोन आया हुआ ग्लूकोज में बदल देता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट ये ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, इन पे आपको विशेष ध्यान देना है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पर इसमें स्टेटमेंट ऐसे जो है सेट किए हैं कि आपको लगेगा कि हाँ ये जो है सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 179 के अंदर हो जाएगा बेटा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, द पैराथायराइड ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन। तो पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन हमसे पूछी गई है, तो आप याद करो थायराइड होती है हमारी वेंट्रल साइड पे, और वेंट्रल साइड पे थायराइड है, तो उसके जस्ट पीछे मींस डोर्सल साइड पे अगर मैं बात करूं तो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड जो है प्रेजेंट होगी। तो देखते हैं डोर्सल सरफेस ऑफ थायराइड लोब्स, ठीक है, यही बेसिकली से ये इसके अंदर हमारी थायराइड ग्लोब से उसके डोर्सल सरफेस पे चला जाएगा। बाकी देखते हैं वेंट्रल सरफेस नहीं होगा, स्टमक नहीं होगा, जंक्शन ऑफ नहीं, तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा ए। तो ये आपके इसी के साथ पूरे 180 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और किसी भी बच्चे को अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप आराम से इस वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं सर हमारा और भी डाउट रह गया है, तो मैंने बोला कि हम आप एवरी टाइम आपके नीट के एग्जाम तक हम सारे टीचर्स आपके साथ हैं। आप आइए, आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है हमसे क्लियर कीजिए, बट किसी भी तरीके से हमें जो है ये सिलेक्शन देना है, ठीक है। तो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, अब समय आ चुका है, ठीक है, अब बिल्कुल भी एक सेकंड भी हमें बर्बाद नहीं करनी। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, मैं फिर से कह रहा हूं ये गेम केवल और केवल उस स्ट्रेस का है। आपने अगर आपके इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, देखो वो 3 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि वही पेपर अगर मैं किसी भी बच्चे को घर पे करने के लिए दे दूं तो वो उसको आराम से सोल्व कर देगा, लेकिन 3 घंटे में पैसे को बिल्कुल मैनेज करते हुए बहुत ही शांति से उन क्वेश्चन को सोल्व करना, ये आपका सबसे मेन टास्क है।
तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये जो अब आपके पास जितने भी दिन बचे हैं, आज से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2 महीने, लगभग 60 दिन आपके पास है। 60 दिन बिल्कुल आप खुद को झूठ दीजिए और किसी भी तरीके से हमें ऐसा काम करना है कि हाँ बिल्कुल सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में मिलते हैं। फिर से कहूंगा, अगर और भी कोई आपकी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप आराम से जो है डीएस इंस्टीट्यूट में हम टीचर से और मैनेजमेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।